अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 12A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12A बेस करती है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स। इससे पहले हम जो दो वीडियोस हमने देखी उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट की बात और क्वेश्चन नंबर 9 तक काफ़ी डिटेल में सॉल्व कर चुके। सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है एरिया को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम जो लेंथ की रेशो थी उसको अप्लाई करते हैं एरिया की रेशो में, और जो हमारा फार्मूला बनता है उसमें जो अननोन हमारे पास दो लेंथ्स हैं और दो एरियाज़ हैं उनमें से हम किसी भी एक चीज़ को अननोन अगर हो तो फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को भी हमने सीखा और क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अगर तो वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और इसमें वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा और उस कॉन्सेप्ट से फर्दर हम आगे एक नई चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन इनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल एम एक्स एन। मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई है इसमें जो ट्राइंगल एक्स वाई जी है, जो बड़ी ट्राइंगल है, ये इनलार्जमेंट है ट्राइंगल एम एक्स एन, छोटी ट्राइंगल के। ऐसा क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के अंदर देख चुके हैं जहां हमने देखा कि इनलार्जमेंट का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल चीज़ को हम इनलार्ज करके बड़ा करके किसी नई चीज़ में बना रहे हैं जिसकी शेप तो बिल्कुल सेम है, चेंज किस में आएगा, साइज में। तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गई, जो एक्स वाई जी ट्राइंगल है बेसिकली इनलार्जमेंट है स्मॉल ट्राइंगल एक्स एम एन के। अब अगली बात, गिवन दैट एक्स एम इज इक्वल टू 6, यहाँ से जो यहाँ तक आपकी लेंथ बनती है आपको 6 सेंटीमीटर गिवन दे दी गई। एंड द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन, ये जो आपकी स्मॉल ट्राइंगल बनती है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कहा जा रहा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड एरिया ऑफ एम वाई जेड एन, कहाँ है एम वाई जेड एन, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसका एरिया आपके पास है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया का ये जो स्मॉल सा एरिया बनता है क्वाड्रिलेटरल में। अब फाइंड द लेंथ ऑफ एम वाई। अब यहाँ आपसे ना तो वो एरिया पूछ रहा है इस बड़ी ट्रायंगल का जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ, आसान भी था। अब आपसे यहाँ पे पॉइंट ये पूछ रहा है कि एम से लेके वाई तक जो लेंथ है ये कितनी है। तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो पहले हम इससे पहले देख चुके। अब आपने सीखना क्या है यहाँ पे कि आप तो एक आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो कि आपके पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं जिसकी उसने बात की, उसी की इनलार्जमेंट की बात की। तो सोल्यूशन में आपको भी वही लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर मैं बड़ी ट्राइंगल की बात करता हूँ तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी, बड़ी ट्राइंगल बनती है। ये आप चाहें तो रफ में अलग से बना भी सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दिस इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल बनती है एक्स एम एन, ये भी अपने पास लिख लें। अब एरिया बाय एरिया जब रेशो लेते हैं हम दो चीज़ों की, जैसे हम ए वन बाई ए टू या ए टू बाई ए वन की बात करते थे, तो वो एरिया किसके इक्वल होता था, लेंथ। अब यहाँ पे एक्स वाई जी में जो आपको लेंथ जो पता है, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे एक्स एम की बात की गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम किसकी बात करेंगे, एक्स वाई जो लेंथ बनती है। तो यहाँ पे जो लेंथ लिखी जाएगी वो होगी एक्स वाई, जिसको आप L2 या L1 जो भी अपने माइंड में एक स्केच बना सकते हैं या अपने इमेजिन कर सकते हैं, डिवाइड बाय स्मॉल ट्राइंगल एक्स एम एन में कौन सी लेंथ हमें पता है, एक्स एम। इन दोनों का हम क्या करते थे, लेंथ का स्क्वायर भी लेते थे। अब यहीं से आपको वैल्यूज लिखनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, जो बिगर ट्राइंगल है। क्या हमें इसका एरिया पता है, नहीं। तो क्या करेंगे कि स्मॉल ट्राइंगल जो है एक्स एम एन, उसमें अगर ये वाला एरिया ऐड करें तो क्या ट्राइंगल का एरिया नहीं बन जाता। मतलब मैं लिख सकता हूँ ना, स्मॉल ट्राइंगल का एरिया है 14 प्लस जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया है 22। जब इसको ऐड करूंगा तो किसका एरिया बन जाएगा, बड़ी ट्रायंगल का। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये होता था कि एक बड़ी ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड करते थे, उसमें स्मॉल को करते थे माइनस तो ये क्वाड्रिलेटरल बचता था। यहाँ पे उसका हम ऑपोजिट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन जो छोटी ट्राइंगल बनती है इसका एरिया तो 14 है, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जो आपकी साइड है ये किसके इक्वल है। क्या आपको कोई लेंथ पता है एक्स से लेके वाई तक, नहीं। आपको ये पता है कि एक्स से लेके एम तक जो लेंथ है ये 6 है। इससे आगे जो है इसका नाम लिख लें, मतलब एक्स वाई को लिखा जा सकता है ना, यहाँ पे साइड पे लिख भी लें कि एक्स वाई जो लेंथ है ये लिखी जा सकती है 6 प्लस एम वाई। मतलब ऊपर जो पोर्शन है वो तो 6 है, ये जो नीचे वाली साइड है ये हमें नहीं पता, तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं 6 प्लस एम वाई, और यही वो एम वाई जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, डिवाइडेड बाय एक्स एम। एक्स से लेके एम तक की हमें लेंथ पता है कि 6 है और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 14 प्लस 22 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 14 एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस एम वाई का स्क्वायर। यहाँ पे अगर ब्रैकेट आप अलग से इसको पहले लिख लें एक स्टेप में अपनी आसानी के लिए, 6 प्लस एम वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36।
अब यहाँ पे आपका ये स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, यानी ऊपर जो आपकी एक्सप्रेशन बनती थी ना, वो कोई नंबर तो नहीं है, उसका आप डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, तो इसलिए उसको उसी एक्सप्रेशन में लिखा और जो नंबर था उसका आपने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं वो हम वहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब ये 36 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 36 जो एक वहाँ का लिखा हुआ था, एक यहाँ डिवीजन से गया और इसके डिवाइड में है 14, ऑल दिस इज इक्वल टू 6 प्लस एम वाई का स्क्वायर। अब 6 प्लस एम वाई का स्क्वायर बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी ओपन होती है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में आपने जहाँ पे वो p प्लस क्यू की फॉर्म में रेशो दी हुई थी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते मैंने आपको बताया था कि p रेशो क्यू जब ओपन करते हैं तो आप उसको लिखा था पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। बिल्कुल सिमिलरली जैसे आपने a प्लस बी का स्क्वायर, जिसको आइडेंटिटी कहते थे आप फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चाहे तो बी स्क्वायर पहले लिखें 2ab बाद में लिखें, मतलब तो उसका एक ही है कि जब भी दो ऐसी टर्म्स ऐड हो रही हूँ जिनको हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब कोई नंबर है कुछ भी, तो उस पर आइडेंटिटी अप्लाई कैसे होती है कि पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस बी, यहाँ पे ए और बी फर्स्ट और सेकंड टर्म को शो करते हैं। इसी बेस पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 6 आपकी फर्स्ट टर्म है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर अगेन फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म यहाँ कौन है आपकी बी की जगह एम वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा, जो लास्ट आपकी मतलब एम वाई जो बी है उसका स्क्वायर। आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी, इसको आप रेस कर लें बिकॉज ये जस्ट आपकी आसानी के लिए या दहाज के लिए लिखा था मैंने। और यहाँ पे आप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर पे आप 36 डिवाइडेड बाय 36 कर दें और जो आंसर आता है उसको 14 से डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 92.5, जिसको आप राउंड ऑफ करके 93 लिख सकते हैं। 93 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 2 6 आर 12 और साथ में आ जाएगा एम वाई और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम वाई का स्क्वायर, क्योंकि आपका वेरिएबल है दोनों, तो एम वाई एज अ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट लगाई नहीं मैंने, मतलब ये नहीं कि वाई पे स्क्वायर है बल्कि एम वाई दोनों पे स्क्वायर है। यहाँ पे आप एम वाई को एक ही चीज़ ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ये लेंथ है, इसको आप एक्स समझ सकते हैं अपने माइंड में। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 93 यहाँ पे ये नंबर ऐड हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, या आप इसको इधर ले आए, एक दफ़ा अरेंज करें जो आपको आसानी लगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करता हूँ कि 93 में से 36 माइनस कर लेता हूँ, क्या मतलब हुआ कि ये नंबर यहाँ के बजाय यहाँ आके सब्ट्रैक्ट करना, 57 रह जाएगा इधर इक्वेशन के, 57 इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 12my प्लस एम वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वेरिएबल इस फॉर्म में आ चुका है कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक बड़ी अननोन सी चीज़ है, इससे पहले आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी शायद, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को इस तरह से आपने नहीं देखा होगा, इसको अरेंज करना, इसको सॉल्व करना। इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये नंबर जो इक्वेशन के इस तरफ था, ये यहाँ पे तो सिंपल एक नंबर था जो प्लस के साइन के साथ था, जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, इधर क्या रह जाएगा इक्वल टू के बाद 0, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, इक्वल टू ये नंबर वहाँ चला गया। इसको लिखते हुए क्या लिख सकता हूँ मैं अगर अरेंज करूँ तो, यानी एम वाई स्क्वायर शुरू में लिख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वो जो अरेंजमेंट थी ए स्क्वायर और वैक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में, एम वाई स्क्वायर प्लस 12 एम वाई जिसमें वेरिएबल आ रहा है, और लास्ट में ये नंबर प्लस का 57 वहाँ जाके माइनस का 57 एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको गौर से देख लें, एम वाई स्क्वायर प्लस 12 एम वाई माइनस 57। अब मैं ये पहले सारा कुछ रेज करता हूँ बिकॉज यहाँ तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो ये था जो आपने देखा कि सिमिलर फिगर्स को आपने अप्लाई किया, आपने सारा कुछ सॉल्व किया, इससे आगे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वो भी एक ऐसे मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखी। तो इसको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट जितना भी आपने लिखा इसको अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पास इसका आंसर क्या बनता है। मतलब जो वहाँ पे लिखा हुआ था 0 उधर था, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम वाई स्क्वेयर प्लस 12 एम वाई माइनस 57, उसके वहाँ इक्वल टू 0 लिखा था लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ पे राइट साइड पे लिख रहा हूँ। कैसे को क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। जो अभी तक आपने देखा उस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तब अप्लाई होती है जब आपके फैक्टर्स बन रहे हों, यानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उससे आप कॉमन ले सकें, फैक्टर्स आ जाएं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एम वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं आसान फॉर्म में लिखवाऊँ तो एम वाई आपका मतलब लेट कर सकते हैं, लेट एम वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यही इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके लिए काफ़ी ऐसी क्वेश्चन बन गई जो आपने बहुत दफ़ा देखी है, बहुत दफ़ा आपने सॉल्व की है, आपके लिए बड़ी आसान सी बात है ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी या तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता और इन सब में से कोई नंबर कॉमन निकलता, फिर तो हम तरीका उसको सॉल्व कर सकते थे। सेकंड मेथड ये कहता है कि जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 होता है, 1 और 57 को आपस में मल्टीप्लाई करें और माइनस 57 आ जाएगा। अब ऐसे दो फैक्टर
जिनको मल्टीप्लाई करें तो -57 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ जाए। अब 57 1 जार 57, साइन किसका रहेगा, माइनस का, दैट मीन -57 आपके पास वो आंसर आ गया। ये स्टेप था फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आपका कॉमन निकल रहा हो तीनों टर्म से तो कॉमन निकाल लें, अदरवाइज फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। अब ऐसे दो फैक्टर चूज करने होते हैं हमें कि वो जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर बन जाए, ऐड सब करने से हमारे पास 12 आ जाए। तो 3 से ये डिविजिबल है, एक ही नंबर हमारे माइंड में आता है 3 से। 3 1 जार 3, 1 कैरी आएगा 27, 3 9 जार 27। अब 19 और 3 ऐसे नंबर हैं, इस पर कहीं भी साइन लगाया जा सकता है। माइनस का 19 ले लें, प्लस का 3, तब भी प्लस माइनस माइनस 19 57, ये भी हो सकता है। लेकिन इनको अगर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 19 से 3 है तो 16 बचता है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दैट मीन मिड टर्म नहीं बन रही। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे प्लस के बजाय इन साइन को चेंज कर ले, मतलब मैं यहाँ पे अब माइनस लगा दूँ और यहाँ प्लस लगा दूँ। अब प्लस माइनस माइनस अगेन -57, लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 19 -3, अब आपके पास प्लस का 16 आ जाएगा, तब भी आपके पास मिड टर्म नहीं होती। तो यहाँ से सारा रेस कर लें। ये आप फैक्टर की फॉर्म में देख चुके हैं कि आपके मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, दैट मीन आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसका आपके पास सोल्यूशन नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से ये माइनस वाला दोबारा लिख लें, ये 5 मतलब -57 यहाँ पे लिखना था आपने। अब अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ये वो नई चीज़ है जो आपने सीखनी थी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए जिसको आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व ना कर सकें, तो फिर आप एक नई चीज़ उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये स्पेसिफिक बनाया इसीलिए गया है कि किसी भी तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो इस फार्मूला के मुताबिक सॉल्व हो सकती है। अगर आपकी इक्वेशन है कोई ax² + bx + c = 0, जो आपके पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस इक्वेशन में अननोन आपका क्या है, जिस पे स्क्वायर होता है ना, इसी को कहते हैं एक्स वेरिएबल जो होता है। ये ए बी से तो नंबर्स हैं, जो कभी 2x हो जाएगा, कभी यहाँ 3 लिखा होगा, कभी यहाँ 7, जैसे यहाँ देखें ये 1 है, यहाँ 12 है, 57। तो यहाँ पे अननोन आपका कौन है, x। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया कि x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोबारा सुन लें, x = -b ± b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे a जो है ये कौन है, x² का कोफिशिएंट, b कौन है, x का कोफिशिएंट, और c कौन है जो सिंपल कांस्टेंट होता है। सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूला के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी अननोन जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास m² था ना, my², उसको हमने अपनी आसानी के लिए x की फॉर्म में लिखा था कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आपको समझ आएगी कि ये जो आपका ax² है, ये x बेसिकली my को डिनोट कर रहा है, उसको हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी रेज कर देता हूँ, बिकॉज ये बता दिया आपको इसको यूज़ कैसे करना है। इस इक्वेशन को भी यहाँ से एक तरह से रेज कर देता हूँ, बिकॉज आप जिस अननोन को फाइंड करने जा रहे हैं उसी को लेके चलते हैं, बिकॉज आपने my की फॉर्म में इसको लिखा हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख लेंगे जो आपका my² अननोन है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इसको हमने कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c वाली इक्वेशन के साथ, जो कि = 0 है। अब क्योंकि आपने my की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप x² की जगह, जैसे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्यों हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, मैंने वो पूरा जो बताने के बाद, समझाने के बाद, अब यहाँ क्योंकि हमें वैल्यू my की फाइंड करनी, जो लेंथ है हमारे पास जो यहाँ पे x² के साथ रिलेट करता है, तो हम लिखेंगे my जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इक्वल हो जाएगा -b ± b² - 4ac, ये रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे my आ गया, पहले x लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे अननोन x था। इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा अननोन कौन है, my, जिसका स्क्वायर है, जो सिंगल फॉर्म में आ रहा है। अब ये a b c क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो कि यहाँ 1 है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b अपने साइन के साथ, और ये c जो है यहाँ पे होगा -57। तो 1 बाय 1 वैल्यूज लिखते जाएं, -b की जगह b की वैल्यू वो है 12, प्लस माइनस अगेन b की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू क्या बनेगी 1, जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, इनटू c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, माइनस का 57, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ ब्रैकेट लगा लें प्रॉपर, और यहाँ पे ये प्रॉपर टर्म जो है ये डिवाइडेड है 2 × a की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व किया तो my जो हमारे पास अननोन है, दिस विल बी इक्वल टू -b का मतलब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। 57 4 जार, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर यहाँ प्लेस करें। 57 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 228, ये स्क्वायर रूट के अंदर, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ नेक्स्ट स्टेप अंदर क्या करना है आपने, जो इसी का नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि -12 प्लस माइनस इसको सॉल्व करें। 228 प्लस 144 जो आंसर आए इसका स्क्वायर रूट ले लें 19.28 प्लस माइनस 19.28, यानी ये पूरी टर्म सॉल्व होने के बाद आ गई डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कि दो वैल्यूज़ हैं बेसिकली। एक दफ़ा आप लिख सकते हैं, मतलब एम वाई की दो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, एम वाई इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू बनती है कि -12 प्लस 12 19.28 डिवाइडेड बाय 2, -12 प्लस 19.28 होल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू बनती है माइनस का 12 था, ये प्लस की तो वैल्यू ले चुके, अब माइनस की ले लें, -19.28 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर पे किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस, माइनस 19 से 12 क्या करने, माइनस करने, ठीक है। साइन किसका रहेगा, बड़ी टर्म का, दैट मीन्स मैं अगर 19.28 में से माइनस कर दूं 12 तो मेरा आंसर आता है 7.28, और इसको अगर डिवाइड बाय 2 करूं तो आंसर आता है 3.64। इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर आया, इस टर्म को सॉल्व करने से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका, प्लस माइनस, माइनस बड़ी टर्म का साइन लगता है तो प्लस का 3.64, एक ये आंसर आया। और दूसरा आंसर इसको सॉल्व करें, माइनस का 12 माइनस का 19.88, प्लस माइनस 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 प्लस, साइन बड़ी टर्म का रहेगा, माइनस का, इन दोनों को ऐड कर लें, 12 प्लस 19.28 जो आंसर आएगा इसको डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस का 15.64। इनफैक्ट यहाँ आ गया एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप जो फाइंड कर रहे थे वो क्या था, एम वाई, और एम वाई क्या थी, यहाँ पे इसको रेज कर दें, एम वाई क्या थी, लेंथ। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू आई है इसको इग्नोर कर देंगे, तो हम लिखेंगे एज, मतलब ये सोल्यूशन लिख रहा हूँ अब लास्ट में, ये सारी वैल्यू लिखने के बाद आपने सोल्यूशन भी ऐसे ही लिखना है प्रॉपर, थोड़ा सा यहाँ पे ये मैंने इस तरह फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपर लिखिएगा, एम वाई इज इक्वल टू, ये पहले फार्मूला लिखा, इसमें ये वैल्यूज़ डाली, यहाँ पे प्लस माइनस किया, ये आपके पास जब स्टेप आया, अब इसके बाद दो वैल्यूज़ आती हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब जब दो वैल्यूज आप लिख ली, प्लस 3.64 और माइनस 15.64, यहीं पे लिख लें कि एज, ये जो आपकी वैल्यू है एम वाई, मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि एज एम वाई इज़ ग्रेटर देन 0, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा उसकी वजह से ज़्यादा होती है। सो जो एम वाई की वैल्यू आएगी, इन दो वैल्यूज़ में से हमसे कौन सी चूज़ करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, जो कि है 3.64, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो ये हमारा अननोन था जो हमने फाइंड कर लिया। ये रेज क्यों नहीं किया मैंने, यहाँ पे साइड पे क्यों लिखा आंसर, ताकि क्वेश्चन पूरा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ। पहली बात कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि एक ट्राइंगल है, उसकी इनलार्जमेंट करके एक बड़ी ट्राइंगल बनाई गई, बताया गया ये एरिया 22 है, ये एरिया 14 है, हमने सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, हमने एरिया फाइंड किया फर्स्ट ऑफ ऑल इस बड़ी ट्राइंगल का, और इस स्मॉल ट्राइंगल के एरिया को कंपैरिजन करते हुए हमने लेंथ की बात की। उसमें हमने देखा कि ये तो जो लेंथ थी एक्स से लेके एम, ये 6 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, लेकिन ये जो लेंथ है एक्स से वाई के, एक्स से लेके वाई तक, ये बेसिकली 6 प्लस एम वाई बनती है, ये ऊपर वाला पोर्शन 6 और ये वाला पोर्शन एम वाई, और यही एम वाई हमें चाहिए था। अब जब हमने स्टेप अप्लाई करना शुरू किए तो हमारे पास इस फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब दो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के, अभी तक आपने एक सीखा हुआ था फैक्टराइजेशन, ये आपने नहीं सीखा हुआ था। फैक्टराइजेशन तब होती है अगर आपके पास ऐसे फैक्टर्स बन रहे हों जो मिड टर्म ब्रेक कर दें, यहाँ मिड टर्म ब्रेकेज नहीं हो रही थी। फिर आपने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी तरह की हो उसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह की इक्वेशन अगर हो तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बहुत आसान है, a b c की वैल्यू लेनी होती है, सिर्फ साइन का ख्याल करना होता है। एंड पे जाके आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस की, यहाँ तो लेंथ की बात हो रही थी, अगर ये लेंथ की बात ना होती तो हम दोनों वैल्यूज़ लिखते कि आंसर इज इक्वल टू 3.64 या माइनस 15.64, दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं, क्योंकि अननोन है ना, हमें पता तो नहीं है क्या वैल्यू आ सकती है, लेकिन क्योंकि हमें इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ये पता था कि ये लेंथ की बात हो रही है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो कि 3.64, राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे इसको 3.6 लिख लें, 3.6 राउंड ऑफ हमारा आंसर आता है, ये वो लेंथ है जो हमें पूछी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 10, इसलिए मैंने अलग रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था, आपने एक नई चीज़ भी सीखनी थी इसमें। मुझे पहले ही था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको अलग से समझाना बेहतर रहेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।